हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 6 का राइज ऑफ किंगडम्स एसएसटी की बुक से। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो तुरंत से फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे राइज ऑफ किंगडम्स के बारे में, जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में, किस तरीके से जो किंगडम्स हैं मगध के वो कौन कौन से आए, है ना, और लाइफ कैसी थी मगध में, ये सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेगी। तो चैप्टर को ही स्टार्ट कर लेते हैं। वी नो, हम जानते हैं दैट द आर्यंस ओरिजिनली केम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज अ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स। ये तो हमें बहुत अच्छे से बताया है कि जो आर्यन लोग थे ना, हमारे यहाँ सबसे पहले आर्यन लोग ही आके बसे थे। तो आर्यन लोग हम कह सकते हैं कि बाहर से आए थे, कोई आर्यन हमारे यहाँ के नहीं थे। हम कह रहे हैं ओरिजिनली ये आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और एज अ ट्राइब आए थे। अभी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्राइब? ट्राइब का मतलब होता है जैसे आदिवासी होते हैं ना, ऐसे ही ट्राइब्स होती हैं, जनजातियाँ जिन्हें हम कह सकते हैं। अब ओवर टाइम जब समय बीता तो द ट्राइब के वेज टू मोर परमानेंट सेटलमेंट। ये आके बसे तो और भी ज़्यादा लोग परमानेंटली सेटल होने लगे। इसके पहले क्या होता था, भटकते रहते थे, नोमैडिक ज़्यादा लाइफ होती थी, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, इधर उधर सेटलमेंट्स की तलाश में भटकते थे। बट इनके आने के बाद धीरे धीरे सेटलमेंट होने शुरू हुए और लोग भी सेटल होने लगे, परमानेंट सेटलमेंट्स बने, लोग घर बनाने लग गए एंड ऑल। दीज सेटलमेंट्स गेव राइज टू टेरेस्ट्रियल स्टेट। अब इनके सेटलमेंट ने जो जन्म दिया वो दिया टेरेस्ट्रियल स्टेट को नॉर्थ इंडिया में जिसे हम जनपद कहते हैं। मतलब एक तरीके से एक क्षेत्र पर लोग आके बसने लगे। नॉर्थ इंडिया की बात चल रही है और वहाँ हम कहने लगे कि ये एक जनपद है। ठीक है। अब इवेंचुअली धीरे धीरे क्या हुआ, लार्ज एंड मोर पावरफुल स्टेट्स बनने लग गए, है ना। बड़े बड़े एरियाज़ में लोग आके बसने लग गए, मोर पावरफुल हो गए। अब ये एरियाज़ को हम कहते हैं महाजनपद। पहले छोटे एरिया में लोग आके बसे तो उसे जनपद कहा गया। ये पर्टिकुलर एरिया लाइक अ जनपद है, यहाँ पर लोग आके रह रहे हैं। मोहल्ला जैसे होता है, फिर धीरे धीरे शहर बनता है, टाउन बनता है, फिर मतलब इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। ऐसे ही जनपद के बाद फिर बड़े लेवल पर बात करो तो महाजनपद। अ स्टेट कैन बी डिफाइंड एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टेट क्या होता है भाई? स्टेट होती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई इनका लीडर भी होगा, कोई ना कोई जो है मान लो टैक्स वसूल कर रहा है, सारे काम करवा रहा है, इनको देखभाल दे रहा है, ये इसको अपना राजा समझ रहे। ये थोड़ा सा जो है वो स्टार्ट हो गया था। दैट हैज़ कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर द एरिया। मतलब जो ये एरिया है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया पे इन्हीं का ही शासन है। मान लो कि ये एरिया है, ये मान लो महाजनपद है, महाजनपद में कोई एक राजा इन्होंने चुन लिया अपना। अब इस ये एरिया के लोग, ये एरिया के लोग इस पे शासन नहीं कर सकते। इनकी अपना कंट्रोल अपने एरिया पे इनका खुद का है, जैसे इंडिया पे हमारा कंट्रोल है ना, राइट। इसीलिए ऐसे ही जनपद की बात करें इन अ लेटर स्टेजेस। अब की बात करें ऑफ देयर सेटलमेंट, जब आर्यंस आके बस गए उसके बाद की, तो द आर्यंस हैड एक्सपेंडेड देयर कंट्रोल ओवर एरियाज बिटवीन द गंगा एंड यमुना वैली। तो आर्यंस ने क्या किया, धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ाया। ठीक है। और कौन कौन से एरियाज़ में बढ़ाया? गंगा और यमुना वैलीज़ में। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ की बात करें, इवन बिहार की भी बात करें। दे क्लियर्ड लार्ज टैक्स। इन्होंने बहुत बड़े बड़े हिस्से जो थे आर्यंस ने लैंड के जो हैं वो क्लियर किए, क्योंकि पहले जंगल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है। लैंड के बहुत बड़े बड़े टुकड़े इन्होंने क्लियर करे बाय बर्निंग फॉरेस्ट, मतलब जंगलों को आग लगा दी बहुत सारे। और विद द हेल्प ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स, जैसे कि कुल्हाड़ी वगैरह से जो थे वो पेड़ वेड़ काट दिया करते थे, एरिया बनाते थे रहने के लिए। मतलब आज की तरह नहीं होता था पहले, आज तो बहुत ही कुछ क्लियर है, जगहें हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा ही जंगल होते थे। द यूज़ ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स इन एग्रीकल्चर ने उन्हें हेल्प किया प्रोड्यूस करने में सरप्लस फूड। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सरप्लस फूड। सरप्लस का मतलब होता है आप अपने खाने के अलावा जो आपके पास एक्स्ट्रा होता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोहे के औजार ये लोग यूज़ करने लगे जंगल काटने के लिए, तो इन्होंने खेती में भी उसको यूज़ किया। खेती में यूज़ किया तो ऐसा तो है नहीं कि आप पाव भर आप गेहूँ उगा रहे हो, नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा उगाने लग गए धीरे धीरे चीज़ें, और फिर इनके पास सरप्लस होने लगा। देखो सरप्लस चीज़ों का क्या करते थे, जैसे तुमने गेहूँ उगाया, मैंने चावल उगाया, आपस में बांट लिया, इस तरीके की चीज़ें भी चला करती थी उस समय। तो आर्यन ट्राइब्स जो थे नाउ बिगिन टू सेटल डाउन इन परमानेंट। नहीं, इसके बाद क्या होता है, ग्रेजुअली आर्ट एंड क्राफ्ट भी इमर्ज हो गए। धीरे धीरे लोगों ने आर्ट क्राफ्ट की चीज़ें बनाना ये सब भी सीखा। ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो डेवलप हुए। जब आपने सरप्लस फूड उगा ही लिया तो आप उसे बेचने भी जाओगे। इस तरीके से चीज़ें जो क्राफ्ट का सामान बना रहे हैं, जो सरप्लस फूड है, ये धीरे धीरे लोग एक दूसरे को बेचने लग गए, व्यापार शुरू हुआ, ये सब डेवलप हुआ। द आर्यन ट्राइब्स नाउ बिगिन टू सेटल डाउन इन परमानेंट सेटलमेंट्स। जो आर्यन जनजातियाँ थी अब वो परमानेंट सेटलमेंट में सेटल होने लगी, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि द अर्लियर ट्राइबल सेटअप जो थे
गेव वे टू अ टेरेस्ट्रियल स्टेट, यानी कि पहले तो लोग केवल जनजातियाँ ही थी, अब वो एक परमानेंट सेटलमेंट में एक टेरिटोरियल स्टेट यानी एक निश्चित भूमि के अंदर वो रहने लगे और उस जगह को जनपद कहा जाने लगा। द वर्ड जनपद का मतलब होता है अ प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ पर जना यानी कि लोग रहते हैं, सेट फोर्ट, जिन्होंने वहाँ पे अपने पैर रखे एंड स्टेड ऑन और उस पर रहे। सोर्सेस की बात करें तो हमें पता कहाँ से चल रहा है इतना हिस्ट्री के बारे में, तो लेटर वैदिक टेक्सेस, जो बहुत पुराने वैदिक जो किताबें हैं जैसे सामवेदा, यजुर्वेदा, अथुर्वेदा, ये सब बहुत बड़े बड़े वेद हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उपनिषद शेड लाइट, ये इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि उस पीरियड में बहुत कुछ था, जैसे कि अलॉन्ग विद रामायण एंड महाभारत भी जो है उस पीरियड के बारे में हमें बहुत कुछ बताती हैं। मानिए सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद और रामायण महाभारत, तो वो जो पीरियड था ना उस टाइम के बारे में हम उस टाइम की लिखी हुई किताबों से पता चलता है। अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इसके अलावा जो थे इंक्लूड बुद्ध टेक्सेस, जो बुद्ध लोग लिखा करते थे टेक्सेस, वो था बुद्धिस्ट टेक्सेस लाइक दीघा निकाय, इससे भी हमें उस समय के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है खुदाई से प्राप्त की गई चीज़ें। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स, आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की थी बहुत सारे सेटलमेंट्स की। उन्होंने देखा, जब पुरातत्ववेदियों ने खुदाई करी तो उन्होंने देखा कि जो जगह आज दिल्ली है उस जगह भी लोग रहते थे, मतलब वहाँ पे पुराने घर मिले होंगे, वहाँ पे पुरानी चीज़ें मिली होंगी, उसी से तो पता चला ना कि वहाँ पे घर थे। तो दिल्ली है, मेरठ है, एटा है, ऐसी जगह आपको सेटलमेंट्स की चुके हैं, कुछ ना कुछ उनको चीज़ें मिली, क्लू मिले। दे हैव फाउंड ग्रे और रेड अर्थन पॉट, इन्हें ग्रे कलर के, लाल कलर के मिट्टी के बर्तन मिले फ्रॉम दीज साइट्स, इन साइट्स से मतलब इन जगहों से। दे हैव ऑल्सो फाउंड, उन्होंने और क्या पाया, अ यूनिक काइंड ऑफ पोइट्री, मतलब अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी इनको मिले थे जिसको नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर बोला जाता है। इट मेनली कंप्राइजेज, इसमें मेनली इन्हें क्या क्या बर्तन मिले, इन्हें प्लेट्स मिली, इन्हें कटोरियाँ मिली, इन्हें पॉट्स मिले और डेकोरेटेड एंड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के ये पॉट इनके ऊपर बने हुए थे। बेसिकली पॉट्स पे ना जैसे मान लो ट्राइंगल बना है, सर्कल बना है, ऐसे डिज़ाइंस इस पे बने हुए मिले हैं। द ग्रे पॉट एंड वेसल्स आर क्वाइट स्मूथ टू टच, ये जो ग्रे पॉट्स होते थे ना और जो बर्तन होते थे, वेसल्स मीन्स होता है बर्तन, ये बहुत स्मूथ होते थे छूने में। दे वर परहैप्स, शायद ये यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स, इनको स्पेशल ओकेजन्स पे शायद यूज़ करते थे फॉर इंपॉर्टेंट पीपल के लिए, जैसे गेस्ट वगैरह आ रहे हो कोई। ये याद कर लेना, लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है और इसका मैप भी आता है। बात करूँ महाजनपद की, अबाउट 500 ईयर्स आफ्टर द राइज ऑफ जनपद, जनपद के राइज के बाद, माने जब जनपद बन गए, छोटी छोटी जगहों पे लोग सेटल होने लगे, वो जगह जनपद कहलाई। और जनपद के बाद अबाउट 500 BC सम लार्ज स्टेट्स भी अब जो कि सब कॉन्टिनेंट में बनने लगे। दीज वर ओरिजिनली, तो ये जनपद थे विच हैड बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, धीरे धीरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए एंड देन अदर्स ऑफ पैसेज ऑफ टाइम एंड देयर फॉर हम इन्हें महाजनपद कहने लग गए, जो जगहें ज़्यादा फेमस हो गई, ज़्यादा लोग वहाँ आके रहने लग गए, तो दे वर देयर फॉर कॉल्ड महाजनपद अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर। अगर आप बुद्धिस्ट लिटरेचर को देखो तो उसके अकॉर्डिंग बाय द 6th century BC देयर वर 16 महाजनपद, 16 महाजनपद बन गए थे इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सच एज, अगर हम बात करें तो गंधार है, काशी है, वज्जी है, कौशल है और मगध है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद है, इनके नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए। यहाँ पर क्या बता रखा है, अ वुडन एलिफेंट की बात हो रखी है। प्रधोत, द किंग ऑफ अवंती, प्रधोत जो थे वो राजा थे अवंती के, एंड उदयन जो थे वो उन्होंने रूल किया था वत्सा पर, ठीक है, जगहें होंगी वत्सा। वर बिटर एनिमीज, अब प्रधोत और उद्यन दोनों बहुत ही खतरनाक दुश्मन थे आपस में। वंस एक बार क्या होता है, प्रदोत मेड अ प्लान, प्रदोत एक प्लान बनाता है तो कैप्चर उद्यन, क्योंकि दुश्मन है तो सोचता है इसको पकड़ने के लिए मैं प्लान बनाता हूँ। तो ही न्यू दैट उद्यन लाइक एलिफेंट्स, इसको पता था प्रदोत को कि उद्यन को हाथी बहुत पसंद है। सो ही बिल्ट अ हॉलो वुडन एलिफेंट, उसने एक खाली लकड़ी का एलिफेंट बनाया और उसके अंदर 60 मैन इनसाइड उसके छोड़ दिए, है ना। अब क्या होता है, एंड प्लेस्ड इन द फॉरेस्ट, और उसको जंगल में रख दिया। एज सुन एज द उद्यन केम टू नो, जैसे ही उद्यन को पता चलता है ऑफ द इनॉर्मस एलिफेंट, की कितना बड़ा एलिफेंट है, सोच उसके अंदर 60 लोग हैं तो कितना बड़ा होगा वो। इन द फॉरेस्ट ही वेंट लुकिंग फॉर इट, वो जाता है उसको देखने के लिए, एंड वॉज कैप्चर्ड, और पकड़ लिया जाता है, प्रदोत उसको पकड़ लेता है। हाउ एवर प्रदोत्स डॉटर, जो कि प्रदोत की बेटी थी ना, जबकि वासवदता फैल इन लव विद उद्यन, उसको उद्यन से प्रेम हो जाता है, एंड हेल्प हिम एस्केप, और वो उसको मदद करती है भगाने में भी। दे बोथ वेंट टू वत्स, वो वत्स दोनों चले जाते हैं, वेयर दे वर मैरिड, जहाँ पर वो दोनों शादी कर लेते हैं। चलो कमिंग टू दी
नेक्स्ट पैराग्राफ, वी आर ऑन सेकेंड पेज. इन अबाउट 200 ईयर्स, लगभग 200 सालों में, द रूलर्स ऑफ मगध मैनेज टू कॉन्कर मैनी जनपद्स, यानी कि 200 सालों में बहुत सारे जो रूलर्स थे मगध के, उन्होंने मैनेज कर लिया था जीतना बहुत सारे जनपद्स को एंड किंगडम्स को. और इस तरीके से नहीं, जनपद्स को एंड द किंगडम्स इमर्ज. और फिर देखो क्या हुआ, पहले जनपद बने, फिर महाजनपद बने. अब धीरे धीरे जब ये इससे भी ऊपर बात करेंगे तो बहुत बड़े बड़े किंगडम बनने लगे, राज्य बनने लग गए. एज एन इम्पॉर्टेंट सीट ऑफ पॉलिटिकल पावर इन नॉर्थ इंडिया. क्यों क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो भी किंगडम बना रहा है राजा, उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी पॉलिटिकल पावर होती ही थी. न्यू रूलर्स की बात करें तो अनलाइक द राजाज के विपरीत, इन द अर्लियर पीरियड्स, पुराने पीरियड्स में, द रूलर्स ऑफ महाजनपद कैप्ट रूलर आर्मीज. वो क्या करने लगे? रेगुलर आर्मी रखने लग गए. देखो, जो राजा होते थे अर्लियर पीरियड में महाजनपद वगैरह के, वहाँ पे उतने जो वो आर्मी वगैरह रखने का इतना हिसाब किताब नहीं था. रेगुलर आर्मी उनके पास नहीं होती थी. लेकिन अब जो है, जो राजा आने लगे, वो रेगुलर आर्मी रखने लगे. दे बिल्ड मैसिव फोर्ट्स. अनलाइक द राजाज इन द अर्लियर पीरियड्स, द रूलर्स ऑफ महाजनपद कैप्ट रेगुलर आर्मीज. देखो, महाजनपद वाले रखने लगे, उसके पहले के जो थे वो नहीं रखते थे. ठीक है, अब महाजनपद वालों ने क्या किया? दे बिल्ट मैसिव फोर्ट, से बड़े बड़े किले बनाने लगे. पर शायद टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो खुद को बचाना चाहते थे फ्रॉम अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स, दूसरे राजाओं के अटैक्स से. दे ऑल्सो बिल्ट, उन्होंने क्या क्या बनाना और शुरू किया? ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड्स, बड़े बड़े लकड़ियों के वो वॉल्स उन्होंने बनाना शुरू किया. स्टोन्स की वॉल्स उन्होंने बनाना शुरू की. ब्रिक, ईंटों की वॉल्स बनाना शुरू करी. ऑल अराउंड देयर कैपिटल सिटीज़, अपने कैपिटल सिटीज़ के पूरे किनारे किनारे. दिस वॉज परहैप्स टू डिमॉन्स्ट्रेट, ये चीज़ शायद क्या डिमॉन्स्ट्रेट करती है, क्या दर्शाती है? दैट देयर पावर और फॉर ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. भाई, आप इतने बड़े बड़े किले बना रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना रहे हो, तो ये आपकी पावर को ही तो इंडिकेट कर रही है. और इससे आसानी भी होती थी बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में. क्यों होगी? क्योंकि अगर एक बाउंड्री के अंदर के लोग हैं तो उनको एडमिनिस्ट्रेट करना ईजी हो जाता है. एरियाज लेइंग इनसाइड वॉल वुड हैव बीन ईजियर टू गवर्नर. मैंने अब एरिया एक ऐसा जो दीवार के अंदर ही अगर लोग रह रहे हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ा घेरा क्यों ना हो, उस घेरे के अंदर के लोगों को गवर्न करना आसान होता था. कंस्ट्रक्टिंग फोर्ट्स, बड़े बड़े किले बनाना, एंड फोर्टिफाइंग सिटीज़ बनाना, पूरी पूरी सिटी को फोर्टिफाई कर दिया जाता था. ये सब करने से क्या होता था? इन्वॉल्व लॉट ऑफ प्लानिंग एंड एक्सपेंडिचर. इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग की आवश्यकता होती थी, बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता था. ऑल्सो कीपिंग अ रेगुलर आर्मी, इसका मतलब होता था कि अगर आप रेगुलर आर्मी रख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेइंग सैलरीज टू सोल्जर्स, आपको सोल्जर्स को सैलरी भी पे करनी होगी. ऑल थ्रू द ईयर्स, अब पूरे बहुत सारे साल बीतते जाते हैं. दिस वुड हैव रिक्वायर्ड ह्यूज रिसोर्सेज. अब इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, विच वर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम पीपल इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि अब लोगों से टैक्स भी लिया जाने लगा. पहले के राजा आर्मीज नहीं रखते थे, बाद के जो महाजनपद के टाइम के राजा हैं वो आर्मी रखने लगे. जब वो आर्मी रखने लगे तो आर्मी को देने के लिए पैसा, रख रखाव, फोर्टिफिकेशन, ये सब में बहुत पैसा लगता था. तो टैक्स की प्रथा भी यहाँ से स्टार्ट हो गई. तो प्रजा जो थी वो टैक्स देती थी. मैंने राजा बोलता होगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, इसके बदले तुम मुझे टैक्स दो. ठीक है, अब आगे आ जाओ लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि हमें कौन कौन सी लिखित चीज़ों से पता चलता है हिस्ट्री के बारे में. देयर आर अ नंबर ऑफ सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज हैं विच टेल अस अबाउट द महाजनपद्स, जो हमें महाजनपद्स के बारे में बताते हैं. जैसे कि महाभारत हो गया, ब्राह्मण्स हो गया, उपनिषद्स हो गए. बिसाइड्स दिस, इसके अलावा द जातक कथाएँ जो होती थी, और पुराण्स, और इसके अलावा महावंश एंड जैन टेक्सेस, ये भी जो हैं प्रकाश डालते हैं इस चीज़ पर. मतलब इनसे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है. द जातक टेल्स आर अ कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्टोरीज, जातक कथाएं जो हैं बुद्धिस्ट स्टोरी का कलेक्शन है. द पुराण आर अ कलेक्शन ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज, पुराण जो हैं वो हिंदू रिलीजियस स्टोरीज़ का कलेक्शन है. एंड महावंश जो है वो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स हैं, मतलब किस समय कौन से बुद्ध जो हैं बौद्धिस्ट जो हैं वो. क्रॉनिकल होता है डेट वाइज कोई चीज़ बताना, मतलब ईयर वाइज कह सकते हैं. किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स डिपेंडिंग ऑन देयर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के सिस्टम के अनुसार. द महाजनपद्स वर ऑफ टू टाइप्स, महाजनपद दो तरीके के होते थे, एक तो किंगडम्स और दूसरा रिपब्लिकन्स. दोज महाजनपद्स, वो महाजनपद दैट वर रूल्ड बाय अ किंग, जो कि राजा के द्वारा
रूल किया जाता था उसको हम किंगडम या फिर मोनार्कीज यानी राजतंत्र कहते थे। किंग एंजॉय करता था एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई नहीं, यानी सारी शक्तियाँ आपके हाथ में ही हैं। ही वॉज नॉट चूजन बाय पीपल, वो लोगों के द्वारा चूज नहीं किया जाता था। राजा है, उसका बेटा राजा बन जाएगा, इसमें चूज करने जैसा कुछ था ही नहीं। सक्सेशन होता था टू द थ्रोन, यानी कि जो सिंहासन मिलेगा वो हेरिडिटी पे मिलेगा, पिता का पुत्र को, उसका पुत्र का फिर उसके पुत्र को, सेम एज एंड सो ऑन। किंग्स वर सक्सीडेड बाय देयर सन्स, राजा को बाद उनके बेटे गद्दी पर बैठते थे। मोस्ट ऑफ द महाजनपद्स इन द 6th सेंचुरी BC वर मोनार्कीज, तो ज़्यादातर तो उस समय यही होता था, राजा का बेटा ही राजा बन जाता था। मोनार्क सिस्टम बोलते हैं इसको। डेमोक्रेटिक में होता है, रिपब्लिकन सिस्टम में जैसे आज चलता है ना, हम चुनते हैं, वोट डालते हैं। द कॉमन पीपल चोज अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब महाजनपद टाइम पे क्या राजा का बेटा राजा बन रहा है। हाउ एवर देयर वर सम महाजनपद, कुछ महाजनपद फिर भी ऐसे थे सच एज वज्जी और मल्ल की अगर हम बात करें, विच फॉलोड द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बात याद कर लो यहाँ से, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कौन सी 2 जगहें थी जहाँ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो वज्जी और मल्ला ये 2 जगहें थी जहाँ पे रिपब्लिकन यानी कि इलेक्टेड मेंबर जो होंगे, जिनको आप वोट डालोगे और फिर है ना आप जीतो तो बनोगे राजा, तो वहाँ पर ये प्रथा चल रही थी, उसको बोलते हैं रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन सच महाजनपद द कॉमन पीपल चोज अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इस तरह के महाजनपद में कॉमन पीपल जो हैं वो चुनते हैं ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, हु टुक इंपॉर्टेंट डिसीजंस, दो लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ, इनके बिहाफ पर। The representatives usually arrived at their decisions. Representatives usually अपने डिसीजंस देते हैं थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट्स, मतलब आपस में डिस्कस करते हैं, डिबेट होती है, फिर कोई फैसला लिया जाता था। इसके बाद आते हैं यहाँ पर द किंगडम ऑफ मगध। अब बहुत इंपॉर्टेंट है मगध तो हिस्ट्री में पढ़ने के लिए। ऑफ द 16 महाजनपद, अगर हम 16 महाजनपदों की बात करें विच इमर्ज, जो उभरे थे इन द 6th सेंचुरी में BC में, मगध जो था धीरे धीरे मैनेज करता है टू कनकर मैनी जनपद। मगध का जो राजा होगा एक तरीके से उसने बहुत सारे जनपद को अपने साथ मिला लिया एज एन इम्पॉर्टेंट सीट ऑफ पॉलिटिकल पावर बनाइए नॉर्थ इंडिया में। अबाउट 200 ईयर्स इसको ये काम करने में लगे। हिस्टोरियंस हैव एट्रीब्यूटेड, हिस्टोरियंस जो हैं वो क्या बताते हैं, द राइज ऑफ मगध इज़ इट्स फेवरेबल जियोग्राफिकल लोकेशन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मगध जो था वो ऐसा क्यों हुआ कि वो इतना विशाल बन गया, इतना इम्पोर्टेंट बन गया, क्योंकि उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, वहाँ की जगह की मिट्टी, पहाड़, पौधे, जो भी ज्योग्राफी होगी वहाँ की, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, फेवरेबल थी। बिसाइड्स इट्स पावरफुल रूलर, रूलर के अलावा वहाँ की ज्योग्राफी भी बहुत अच्छी थी। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, ये 1 मार्क में ज़रूर आएगा क्वेश्चन, वो था राजगृह, बिहार में है ये। वो सराउंडेड बाय हिल्स, ये घिरी हुई थी जगह राजगृह पहाड़ियों से, विच मेड इट डिफ़िकल्ट टू बी कनकर्ड, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल था इस जगह को जीतना। पाटलिपुत्र विच लेटर बिकेम द कैपिटल ऑफ मगध, पाटलिपुत्र जगह जो बाद में क्या बना, बाद में किसकी कैपिटल बनी, मगध की। वॉज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस, जो कि संगम पर बसी हुई थी। कौन कौन सी नदी का संगम, गंगा, गंधक एंड सन, इन नदियों के संगम पे पाटलिपुत्र जगह बसी हुई थी, कैपिटल थी ये मगध की। ठीक है, यहाँ 2 कैपिटल दे रखी हैं अलग अलग टाइम की शायद। इसके बाद मगध कंट्रोल्ड वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेन्स, मगध ने बहुत बड़ी बड़ी जगहें जो हैं वो कंट्रोल में ली बिटवीन द रिवर ऑफ गंगा एंड सन, इसके बीच के जो प्लेन जगहें थी अपने कंट्रोल में इसने ले ली थी। दीज फर्टाइल, ये जो उपजाऊ प्लेन थे वो आइडल फॉर ग्रोथ ऑफ फार्मिंग, ये बिल्कुल परफेक्ट थे खेती करने के लिए। द रिवर्स, नदियाँ विच फ्लोड थ्रू मगध, जो कि बहती थी मगध से, सर्व्ड एन इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बढ़िया जो है साधन बन गई थी। अलाउइंग ट्रेड टू फ्लरिश, और इस तरीके से ट्रेड जो है, व्यापार जो है खूब फ्लरिश हुआ यहाँ से। दे ऑल्सो इंश्योर्ड द किंगडम वॉज वेल सप्लाइड विद वाटर। अब क्योंकि यहाँ पर जो था बहुत बढ़िया, मतलब नदी बह रही है, तो यहाँ से एक पानी वानी की सुविधाएं भी बहुत बढ़िया थी पूरे किंगडम को। मगध ऑल्सो कंट्रोल करता है वास्ट फॉरेस्ट को, मतलब मगध के अंदर में बहुत सारे जंगल भी आते हैं। जंगल से क्या होता था, अब जंगल सप्लाई करते थे वुड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो जंगल से एनिमल मिलते थे लाइक एलिफेंट्स फॉर द आर्मी। उस समय के राजा जो थे आर्मी वगैरह में एलिफेंट्स का भी यूज़ करते थे। इट हैड एक्सेस टू वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर। अब इससे क्या होता है, जंगलों में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट थी कॉपर, आयरन ओर, एंड इससे अलाउ करते थे प्रोडक्शन ऑफ मोर एडवांस्ड फार्मिंग इक्विपमेंट्स
है ना। जब आपको आयरन मिल गया, लोहा मिल गया, तो आप फावड़ा वगैरह कुछ भी इक्विपमेंट्स बना सकते हो जिससे कि आप फार्मिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, खेती अच्छी कर सकते हो, एज वेल एज वेपन्स बनाने के जो औजार हैं वो बनाने के काम भी ये चीज़ें आती थी। द एफिशिएंट रूलर्स ऑफ मगध सच एज बिम्बिसार एंड अजातशत्रु विद द वास्ट आर्मी ऑल्सो प्लेड अ रोल इन मेकिंग मगध अ पावरफुल किंगडम। बहुत बढ़िया रूलर्स थे, बहुत एफिशिएंट थे। एफिशिएंट कौन होता है? जो अपने काम में निपुण होता है। ऐसे रूलर थे मगध के। दो रूलर्स का नाम आपको बताया है, एक थे बिम्बिसार, एक थे अजातशत्रु। विद देयर वास्ट आर्मीज, अपनी बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज़ के साथ इन्होंने प्ले किया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल मगध को एक पावरफुल किंगडम बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बात करिए अब आपको। बिम्बिसार, बिम्बिसार कौन था? वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर था मगध का। पहला इंपॉर्टेंट रूलर मगध का बताया गया बिम्बिसार। ही असेंडेड, वो चढ़ा अपनी थ्रोन पर, अपनी गद्दी पर इन द मिडल ऑफ 6th सेंचुरी BC में। एंड मैनेज टू एस्टेब्लिश, इसने मैनेज किया एस्टेब्लिश करना फ्रेंडली रिलेशंस, बहुत अच्छे उसने संबंध बनाए विद अदर किंगडम्स, दूसरे किंगडम्स के साथ, बाय एंटरिंग इनटू मैट्रीमोनियल अलाइंसेस। मतलब इन लोगों ने क्या किया? शादियाँ करनी शुरू कर दी दूसरे किंगडम्स में अपने बच्चों की। अब आप लोगों ने शादियाँ शुरू करी तो आपके संबंध अच्छे होंगे ना, कोई भी अपनी बेटी के राज्य पर तो हमला करेगा नहीं। तो इस तरीके से मैट्रीमोनियल अलाइंसेस इन्होंने बनाने शुरू किए। अंग वॉज परहैप्स, अंग शायद द ओनली नेबरिंग महाजनपद था विच ही कैप्चर्ड, जिन्होंने अजातशत्रु ने जिसे कैप्चर किया था, बंधक बनाया था एक तरीके से विद द हेल्प ऑफ हिज लार्ज आर्मी। ही वॉज अ पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। बट ये लाइन से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो हमारा बिम्बिसार था वो बुद्धिज़्म को मानता था बेसिकली। अजातशत्रु के बारे में आपको बताया है कि बिम्बिसार का ये बेटा था अजातशत्रु। ही मैनेज टू एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम, इसने मैनेज किया जो कि राज्य की बाउंड्रीज थी उसको, बाय डिफीटिंग हरा के अ नंबर ऑफ जनपद्स। भाई जनपद ने बहुत सारे अलग अलग जनपदों से इनके ऊपर आक्रमण हुआ होगा तो इसने बचा लिया। पाटलिपुत्र बिकेम द कैपिटल ऑफ मगध ड्यूरिंग अजातशत्रुज रूल, है ना। एक टाइम पर तो हमारी दूसरी थी कैपिटल और अब पाटलिपुत्र बनी, है ना, अजातशत्रु के टाइम पे। अजातशत्रु ने रूल किया। आफ्टर अजातशत्रु के बाद फिर क्या होता है? जो उसका सक्सेसर होता है फेल टू कीप द कंट्रोल, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, किंगडम को बचा नहीं पाता, विच सून पास इनटू द हैंड्स ऑफ शिशुनाग। फिर ये पूरा किंगडम शिशुनाग के हाथ में चला जाता है एंड लेटर और नागाज जो हैं वो राज करने लग जाते हैं। प्रजाति समझ लो, जाति समझ लो। फिर महापद नंद आता है यहाँ से। महापद नंद, इनके तुरंत बाद महापद नंद आया। महापद नंद एंड हिज सक्सेसर महापद नंद और उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, यानी उनके सक्सेसर जो थे उन्होंने रूल किया मगध पर टिल द 2nd डेकेड तक ऑफ द 4th सेंचुरी BC में विद द हेल्प ऑफ हिज वास्ट आर्मी, अपनी बहुत बड़ी आर्मी की मदद से, जिसके अंदर कंप्राइजिंग ऑफ फुट सोल्जर्स यानी पैदल चलने वाले सैनिक भी थे, चैरियट्स यानी रथ भी थे, हाथी भी थे। महापद्मन ने मैनेज किया टू एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ हिज किंगडम, अपने किंगडम की बाउंड्री को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करना टू दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, पूरा इसने इसको फैला दिया था। इसके बाद लाइफ कैसी थी मगध की अगर हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले दिखा रखा है। द किंग एंजॉयड ग्रेट पावर इन द किंगडम ऑफ मगध, राजा ने एंजॉय करी बहुत ज़्यादा पावर मगध में। ही कमांडेड अ लार्ज रेगुलर आर्मी, उसने बहुत लार्ज रेगुलर आर्मी रखी विच हेल्प्ड हिम एक्सपेंड हिज टेरिटरी, जिस आर्मी ने उसको मदद किया कि वो अपनी टेरिटरी, अपने क्षेत्र को फैला पाए एंड प्रोटेक्ट कर पाए अपने लोगों को। द किंग यूजुअली हैड अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, राजा के पास अक्सर बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे टू एडवाइस हिम, जो उसको सलाह देते थे, एंड हेल्प हिम एडमिनिस्ट्रेट द किंगडम, और मदद करते थे किंगडम को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, यानी कि शासन चलाने के लिए। ही ऑल्सो अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, वो बहुत सारे अफसरों को भी नियुक्त करता था फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस। उस समय टैक्स की प्रथा थी तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे जो हैं ऑफिसर्स रखे जाते थे। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन अनलाइक द राजास ऑफ जनपदास, द किंग्स ऑफ महाजनपद्स लाइक मगध डिड नॉट डिपेंड ऑन गिफ्ट्स ब्रॉड बाय ऑर्डिनरी पीपल। भाई अनलाइक द राजाज ऑफ जनपदा, जनपदा के राजा तो क्या थे कि लोग जो उनके लिए अपनी श्रद्धा से कोई गेहूँ ले आया, कोई चावल ले आया, कोई कुछ भी ले आया, उस पर डिपेंडेंट थे। लेकिन महापद जो महाजनपद हैं, है ना, तो वो नहीं ऐसा था, वो लोग ने टैक्स लेना शुरू कर दिया था उस टाइम तक। इंस्टेड दे कलेक्टेड टैक्स टू बिल्ड फोर्ट्स, इन्होंने टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया फोर्ट्स बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए अपनी आर्मीज़ को। सम ऑफ द टैक्सेस जो कि इम्पोज किए गए थे एट द टाइम इंक्लूड टैक्सेस ऑन फार्मर्स, फार्मर्स पर जो है टैक्स लगने लगा।
यानी दिस वॉज परहैप्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। भाई शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम रही। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन महाजनपथ्स वो फार्मर थे ज़्यादातर लोग। दे वर रिक्वायर्ड टू गिव अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस, यानी कि इनसे आशा की जाती थी कि जो भी उगा रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट जो हैं वो एज अ टैक्स दें। और कितना पार्ट, ये आएगा क्वेश्चन। बाघा बोलते थे जितना आपने उगाया उसका 1/6 इनको राजा को देना होता था। दैट इज़ कॉल्ड अ टैक्स, और बाघ बोल सकते हैं इसको टोटल प्रोड्यूस का। यहाँ से आते हैं आगे। इसके बाद टैक्स लगता था क्राफ्ट पीपल्स पे भी, जो लोग क्राफ्ट का काम करते थे। तो दिस वॉज प्रोबेबली पेड इन काइंड। फॉर एग्जाम्पल द क्राफ्ट पर्सनस मे हैव रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर द किंग फॉर टाइम टू टाइम। क्योंकि आपको क्राफ्टिंग बहुत अच्छी आती है, आप बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट वर्क कर रहे हो, तो राजा के महल में भी इनसे काम करवाया जाता था कभी कभी। ठीक है। टैक्स ऑन हर्डर्स, जो हर्डर गैदर्स होते हैं एक तरीके से, हर्डर्स होते हैं जो गडरिया वगैरह होते हैं ना, एक तरीके से जानवरों को पालते हैं। तो पीपल हु रियर्ड एनिमल्स वर एक्सपेक्टेड टू गिव एनिमल्स, तो इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था एज अ टैक्स वो अपने एनिमल दें और सम अदर प्रोड्यूस दें राजा को। टैक्सेस ऑन हंटर गैदरर्स, हंटर्स और गैदरर्स पर टैक्सेस कैसे लगते थे कि हंटर्स गैदरर्स हु यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, जो कि अक्सर फॉरेस्ट में रहते थे, वर रिक्वायर्ड टू गिव अ पार्ट ऑफ दी फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द किंग। तो उनसे ये कहा जाता था कि जो भी फॉरेस्ट से आपको मिल रहा है उसको कुछ पार्ट जो है आपको राजा को एज अ टैक्स देना है। टैक्स ऑन ट्रेड, व्यापार पर भी ट्रेड लगता था कि अगर आप व्यापार कर रहे हो तो भी उस पर टैक्स लगता था। तो टैक्सेस वर ऑल्सो इम्पोज ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, तो चीज़ें बाय करने पर, चीज़ों को सेल करने पर भी टैक्स लगता था। ट्रेडर्स हैड टू पे टैक्सेस ऑन सेल्स, ट्रेडर्स को टैक्स पे करना पड़ता था अपनी सेल पर। विच वर कलेक्टेड बाय ऑफिशियल्स, जो कि ऑफिसर्स कलेक्ट करते थे। इनको क्या बोलते थे, साउकल किकस, पता नहीं स्पेलिंग याद कर लेना। चलो नेक्स्ट बात पे आते हैं। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बदलाव आए। देयर सीम टू हैव बीन मैनी चेंजेस इन एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। पहले दूसरी टेक्निक्स होती थी, बहुत ज़्यादा हाथ से होता होगा चीज़ें, पर धीरे धीरे टेक्निक्स जो हैं वो बदलने लग गई थी। महाजनपद में क्या हुआ, अराउंड द टाइम महाजनपद, जब महाजनपदों का समय आया, सच एज मगध फ्लरिश होने लगा बहुत ज़्यादा, विद वास्ट एरियाज बीइंग ब्रॉट अंडर सिविलाइजेशन। तो बहुत सारे लोग जो थे वो सिविलाइज्ड तरीके से, आप सभ्य तरीके से रहने लगे। दिस वॉज परहैप्स टू इंश्योर हायर प्रोडक्शन ऑफ फूड। अब इसकी वजह से, क्योंकि लोग जब बहुत सारे रह रहे हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक साथ वो लोग सब फूड वगैरह भी उगाते थे, ग्रेन्स उगाते थे टू सपोर्ट अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। सम ऑफ द चेंजेस क्या है, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है आप, तो पहला तो हुआ यूज़ ऑफ आयरन प्लॉशर, मतलब लोहे का हल वगैरह जो है वो यूज़ करने लग गए थे। साथ में पहले बिल्कुल लकड़ी के चल रहे होंगे टोटल। तो फार्मर सीम टू हैव बिगन यूज़ प्लॉशर, जो कि लोहे का बना हुआ है, विच वर मोर इफेक्टिव, जो सॉइल को टर्न करने के, हल का काम क्या ही होता है, मिट्टी को टर्न करना। तो ये जो आयरन प्लॉशर थे ये ज़्यादा इफेक्टिव थे मिट्टी को पलटने में, जिससे मिट्टी का ढीला कर सकें, बीज उसमें से बाहर निकल सके पौधा बन के। ट्रेडिशनल प्लॉशेयर से काफ़ी ज़्यादा बेटर था, ट्रेडिशनल वुड के होते थे। अब प्लॉशेयर इज़ एसेंशियली अ कटिंग ब्लेड, प्लॉशेयर एक्चुअली में वास्तविक तौर पर एक कटिंग ब्लेड का ही तरीका है, दैट इज़ फिक्स टू अ प्लो, जो कि एक हल से फिक्स रहता है। क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन, आपने बीज छोटे 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 अपनी पैकेट्स में उगा लिए, कहीं उगा लिए, उसको ले जाकर फिर ट्रांसप्लांट खेत में किया। इससे बहुत मतलब फसल ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो बीज नहीं उगे उन्होंने जगह भी नहीं घेरी। फिर क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन में फार्मर्स ऑल्सो बिगिन टू ग्रो द प्लांट सैपलिंग्स, फार्मर्स जो थे उन्होंने उगाना शुरू किया प्लांट की छोटी छोटी सैपलिंग्स, यानी छोटे छोटे पौधों को, रादर देन सीड्स इन देयर फील्ड्स, अपनी फील्ड्स में। दिस इंश्योर्ड मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड, इससे ये हुआ कि ज़्यादा प्लांट्स ने सर्वाइव किया। बेटर प्रोडक्शन हुई क्रॉप्स की, लाइक पैडी की। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सैपलिंग एंड देन प्लांटिंग दैम इन द फील्ड, इसको ही हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। चावल की खेती ऐसे ही होती है आज भी। दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन वर्क, इसमें काम बहुत ज़्यादा होता है, यूजुअली डन बाय फार्म लेबर्स, जिनको हम कमाकारास बोलते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। हु डिड नॉट ओन लैंड, इनकी अपनी लैंड नहीं होती, ये स्लेव दासों की तरह काम करते हैं। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड फ्लरिश होती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। पीपल स्टार्ट करते हैं कॉइन्स को यूज़ करना टू पे देयर फॉर गुड्स, अपने सामानों के लिए, इंस्टेड ऑफ बार्टरिंग, बाटा सिस्टम की बजाय अब कॉइन आने लग गए। पहले तो लोग होते थे ना, तुमने चावल उगाया मैंने गेहूँ उगाया, आपस में एक्सचेंज किया। अब धीरे धीरे जो है वो कॉइन का सिस्टम आने लगा, जो कि आज भी पैसे के रूप में चल रहा है। कॉइन यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड्स वर पंच्ड मार्क्स, इन पे मार्क बना हुआ था, तो इससे पता चलता था कि कॉइन वैलिड है बेसिकली। पंच मार्क डिज़ाइंस इनके ऊपर होते थे, यूजुअली पंच इनटू सिल्वर और कॉपर। बिसाइड्स लैंड के अलावा पीपल हैड बिगिन टू
कंडक्ट ट्रेड, लोग जो है व्यापार भी करने लगे थे वाया सी रूट्स के द्वारा सिंस द लेटर वैदिक पीरियड। इसके बाद आते हैं कुलीट्स के बारे में बात करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बताते हैं, सबूत, एविडेंस मतलब होता है सबूत, सजेस्ट करते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन थे, जो क्लॉथ वीविंग थी, ये भी उभरने लगी थी, डेवलप होने लगी थी एज एन इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट इन द सब कॉन्टिनेंट में आफ्टर द राइज ऑफ जनपद्स एंड महाजनपद्स। इस समय पर लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था, कपड़े बुनना शुरू कर दिया था, और ग्रेजुअली धीरे धीरे जो क्राफ्ट पर्सन थे उन्होंने एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी थी, जिसे श्राइन्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या था पूछा जा सकता है। देयर वर सेपरेट श्राइन्स, अलग अलग श्राइन्स होते थे फॉर डिफरेंट क्राफ्ट्स के लिए, अलग अलग एसोसिएशन, लाइक इनको कोई भी प्रॉब्लम है तो एसोसिएशन वाले लोग सॉल्व करेंगे। दीज एसोसिएशन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, ये एसोसिएशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी क्राफ्ट पर्सनस को, ब्रॉट रॉ मटेरियल लाते थे, एंड इवन हेल्प करते थे देम टू ट्रांसपोर्ट एंड सेल्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पर शाइन पोट्री का एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, चलो इसको याद कर लेना, आगे आते हैं। लाइक क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट, ट्रेडर्स इन द सिटीज़, इन्होंने भी ऑर्गेनाइज करना शुरू किया अपने आप को श्राइन्स में, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनानी प्रारंभ करती थी। दीज श्राइन्स इवन सर्व करती थी एज बैंक, नदी के किनारे, विच इन्वेस्टेड द मनी डिपॉजिटेड बाय पीपल, लोग इनमें ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने पैसे इन्वेस्ट करते थे। ऑक्यूपेशन एंड सोसाइटी की बात करें, फार्मिंग कंटिन्यू टू बी द मेजर ऑक्यूपेशन अलॉन्ग विथ कैटल रेयरिंग, फार्मिंग कंटिन्यू होती रही दूसरे मेजर ऑक्यूपेशंस के साथ, जैसे कि जानवरों को पालना, क्राफ्ट का काम। जो वर्ण सिस्टम था कंटिन्यूड टू बी प्रैक्टिस्ड, वो भी प्रैक्टिस लोग करते रहे। वर्ण सिस्टम होता है ना, जातक, वैश्य और क्षत्रिय और शूद्र वाला, बट बिकेम मोर रिजिड, लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ही रिजिड हो गया। रिजिड हो जाना मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा ऊंच नीच करने लग गए होंगे। देयर वॉज ऑल्सो अ ग्रोइंग मूवमेंट अगेंस्ट द इलेबोरेट रूल्स, धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े रिचुअल्स होने लग गए थे, प्रैक्टिसेस होने लग गई जो कि ब्राह्मण करते थे, बड़े बड़े यज्ञ वगैरह होना एंड ऑल। दे परफॉर्म्ड ऑल इंपॉर्टेंट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, यानी कि बलिदान वगैरह देना। ऑल्सो जो है वो इन्जॉय करते थे हाईएस्ट स्टेटस इन सोसाइटी। अब जो लोग बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ करा रहे हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करा रहे हैं, बहुत बलिदान वगैरह दे रहे हैं, तो वो उन लोगों का बहुत ज़्यादा सोसाइटी में जो है हाई स्टेटस होने लगा। इट वॉज इन द बैकड्रॉप ऑफ गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर, जिन्होंने ट्राई किया था बहुत ज़्यादा ही, कोशिशें उनकी पहले की बातें हैं भाई, मैसेज फैलाना उन्होंने शुरू किया कि अहिंसा करो। लोग क्या करते थे, बलिदान के नाम पे बकरा काट दिया या कुछ और एनिमल को काट दिया भगवान के नाम पे ही, तो इनको ये नहीं पसंद था। एंड इक्वालिटी को बिलीव करते थे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लाइक तुमको दर्द हो रहा है उनको भी दर्द हो रहा है। तो देयर टीचिंग बिकेम क्वाइट पॉपुलर, धीरे धीरे इनकी टीचिंग भी बहुत पॉपुलर है। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में आपको यहाँ दे रखा है। मगध रोज टू प्रोमिनेंस अंडर अ नंबर ऑफ डायनेस्टीज़, मगध में बहुत सारे अलग अलग राजवंश आए थे। टाइम पीरियड आप पढ़ लेना, मैं नाम पढ़ देती हूँ। वैधृत वंश आया था। अकॉर्डिंग टू पुराण अगर हम बात करते हैं, जो मगध एम्पायर था वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय बृहद्रथ का नाम था, ये बृहद्रथ डायनेस्टी फिर बनी। वायु पुराण मेंशन करता है बृहद्रथ के रूल को कि वो 1000 साल तक चला था, मतलब ये जो इनका रूल था, इन लोगों का शासन। प्रदोत डायनेस्टी आई, इसका टाइम पीरियड आप याद कर लो। हर्यका आए, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया, इसके बाद शुंग वंश आया, गुप्त वंश आया, और अलग अलग प्रकार से ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे गुप्ता डायनेस्टी में समुद्रगुप्त जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये 4th सेंचुरी एडी की बात है। ये सब चीज़ें आपको याद इसमें से करनी पड़ेंगी। एंड लास्ट पेज पे एक केस स्टडी दे रखी है दैट यू नीड टू रीड योर सेल्फ। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।